हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 5 करेंगे। एंड आज जो हम टॉपिक करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इकोनॉमिक कंसेप्ट, एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हैज़ टू मेजर ब्रांचेस विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics is that branch of economics which deal with the behavior of individual economic unit. हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्या थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इज दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच मेकिंग चॉइस. याद है आपको क्या है टॉपिक? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स थे, उसमें से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज क्या थे हमारे? स्केर्स. सो वी हैव टू पुट इनटू अल्टरनेटिव, एक बेस्ट अल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना था. तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल बेस पे स्टडी करेंगे, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आ रहा है? वेन दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल अगर हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो विद दिस ऑब्जर्वेशन हम दोनों ही यहाँ पे स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो आपको 11th में करना है, सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस का पार्ट है 12th का. ठीक है, तो 12th में आप 2 बुक पढ़ोगे, उसमें से एक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या दिया है, लाइक एक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई फर्म का अगर हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे या तो कंज्यूमर का बिहेवियर देखें, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर में आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस फर्स्ट देखना है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे बेसिस याद रखना है. बेसिस है फर्स्ट मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग हम देख रहे हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी आप स्टडी कर रहे हो उसमें इंडिविजुअल, यहाँ पे माइक्रो में क्या दिया है, अगर आप इंडिविजुअल पर्टिकुलर कोई एक यूनिट स्टडी करोगे, उसका बिहेवियर एनालाइज करोगे, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. वापस अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें एट दैट लेवल ऑफ इंडिविजुअल विच इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम कंट्री लेवल पे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे मीनिंग है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. वाइल मैक्रो आप किसको स्टडी करोगे? एज अ होल. आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गया मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल हम कंपेरिजन करेंगे मोरबी एंड कंट्री, तो मोरबी क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम मोरबी का कंपैरिजन कर रहे हैं, मोरबी को स्टडी कर रहे हैं, उसको इवेल्यूएट करेंगे, तो ये हो गया माइक्रो एज कंपेयर टू होल कंट्री. गेटिंग? तो अगर हम नेशनल वाइडली हम डिस्कस करेंगे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को, लाइक हमारी कंट्री की पॉवर्टी क्या है, इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए मैक्रो लेवल के. तो यहाँ पे मीनिंग के बाद आता है, यहाँ आपको बेसिस इसलिए याद, इस हिसाब से याद रखना है. लास्ट पॉइंट देखो टर्म, सॉरी लास्ट पॉइंट देखो टर्म. तो टर्म में क्या है, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज मिक्रोज, इट मीन्स स्मॉल. माइक्रो इट मीन्स स्मॉल. आपको स्मॉल लेवल पे एक यूनिट पे एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर या एक फर्म या आप एक इंडस्ट्री को स्टडी करोगे, विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर है? वाइल मैक्रो इट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज़ मैक्रो, इट मीन्स लार्ज. तो मैक्रो इट मीन्स आपको वाइडली लार्ज लेवल पे डिस्कस करना है, वाइड लेवल पे आप डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे, विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर है? मैक्रोज इट मीन्स स्मॉल, जो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. यहाँ पे हम स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है वो डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल या तो हाउस होल्ड या तो एक
स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी या कोई एक इंडस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इट मीन्स हम एक्टिविटीज़ स्टडी करेंगे एज अ होल, स्टडी करेंगे। यहाँ पे नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है, वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 2 पॉइंट हमने क्लियर किए। फर्स्ट मीनिंग स्टडी एज अ इंडिविजुअल, यूनिट को आप स्टडी करोगे इंडिविजुअल को, वाइल होल एज अ होल आप स्टडी करोगे, वो क्या हो गया? मैक्रो। ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द मिक्रोज इट मीन्स स्मॉल एंड मैक्रोज इट मीन्स लार्ज। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। Aggregation it means that deal with the individual unit. There is a limited degree of aggregation. Say for example industry. तो लास्ट बिजनेस स्टडी के वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इट मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्म जो रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, लाइक से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री। तो हम सिर्फ एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, एक स्मॉल ऑफ यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं करेंगे, तो ये क्या हो गया? माइक्रो लेवल पे एग्रीगेशन, लिमिटेड एग्रीगेशन। से फॉर एग्जांपल मोरबी में टोटल सिरामिक इंडस्ट्री अगर हम स्टडी करना चाहें तो फॉर एग्जांपल मोर देन 1000 फैक्ट्रिया है, तो ये सारी फैक्ट्रिया का एग्रीगेशन, लिमिटेड एग्रीगेशन पे हम इंडिविजुअल बेस पे एक इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वापिस एज इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट देर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। से फॉर एग्जाम्पल एन इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेशन ऑफ अ फर्म। वहाँ पे एग्रीगेशन किया है आपने, लमसम टोटल किया है आपने, सारी फर्म का मिला के आपने स्टडी किया है, बट वो क्या हो गया? एक ही इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो एक ही इंडस्ट्री हो गई, इट मीन्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, बिकॉज हम माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल लेवल पे है, जो एकदम डिटेल में कोई पर्टिकुलर एक ही यूनिट को, एक ही इंडिविजुअल को, एक ही फर्म को या एक ही इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो पूरा लमसम सारी इंडस्ट्री में आ जाएगा विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम मैक्रो में देखें एग्रीगेशन, इट डील विद द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे कंट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। देर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, दैट इज टू से ऑल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रियाज जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, एक इंडस्ट्री को स्टडी करके, विच इज़ माइक्रो। वर्ल्ड में हमारी जो वर्ल्ड वाइड कोई पॉलिसी बनती है या तो हमारी कंट्री की, नेशन की कोई पॉलिसी बनती है, सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करके, इवेल्युएट करके, तो ऑल इंडस्ट्रीज नेशनल इनकम आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ वन इकोनॉमी। क्लियर हो गया? सिंगल में, एकदम सिंगल वर्ड में आपको याद रखवा दूंगी यहाँ पे, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। से फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडस्ट्री की हम बात करेंगे विच इज माइक्रो, एंड वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन अगर हम सारी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज मैक्रो। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम? किसको याद है? हमने क्या किया था? एवरी इकोनॉमी ऑल्सो possess लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव टू पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस। बिजनेसमैन प्रोड्यूसर्स के पास क्या थे? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स थे, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे सेंट्रल प्रॉब्लम थे। इट मीन्स अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, जहाँ पे एक बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर्स, एक फर्म या एक इंडस्ट्री क्या डिसाइड करेगी? व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इट मीन्स रिसोर्सेज आर स्केर्स, हमने देखा हुआ है ये टॉपिक। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड वी हैव टू पुट इनटू अल्टरनेटिव अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। क्लियर है? तो अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करेंगे बेसिस में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो गई? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो गई? डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। एंड सेम अगर हम मैक्रो लेवल पे कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम है? आजकल हमारी प्रॉब्लम्स क्या है नेशनल लेवल पे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द डिटरमाइन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ मार्केट में जॉब नहीं है,
एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आई यू गेटिंग? तो ये हमारी नेशनल लेवल पे सेंट्रली प्रॉब्लम है जो सब फेस कर रहे हैं। सो फुलर यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। तो आपको सिंपली इतना ही याद रखना है, अगर आप छोटे छोटे लेवल पे स्टडी करोगे, माइक्रो लेवल पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, अलोकेट करना है कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें से आपको क्या करना है, प्रोड्यूस। इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये माइक्रो की प्रॉब्लम हो गई, माइक्रो के सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, अभी लेवल ऑफ इनकम नहीं है लोगों के पास। लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जो बिग प्रॉब्लम्स है वो हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो वाइड प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, मैक्रो पे। द फुलर यूटिलाइजेशन एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमने क्या देखा, फुलर यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी मैक्रो को स्टडी करके फिर बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी और टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट क्या है स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एकदम इजी कंसेप्ट है ये सारा, बिकॉज जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है। उसमें आपको प्राइस देखना है, कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है, प्राइस एंड डिमांड का कंसेप्ट देखना है, प्राइस एंड सप्लाई का साथ प्राइस एंड सप्लाई के साथ कंसेप्ट देखना है। सो नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स आपको स्टडी किस हिसाब से करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करना है, तो कि डिमांड एंड सप्लाई। मोरबी की डिमांड क्या है, विनय के स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई क्या है। छोटे छोटे लेवल पर अगर हम डिस्कस करेंगे, छोटे लेवल पर अगर हम चेक करना चाहें तो वो माइक्रो हो गई, जहाँ पे पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम डिमांड चेक करेंगे एंड पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूसर्स की सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई इवन तो हम वैसे देखा जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री branches of economics. They are interrelated. One helps the study of other and the study of individually collectively make up the aggregate. अगर आप सी फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई एक एरिया की डिमांड फाइंड करोगे एंड देन फिर सारी एरिया की डिमांड को एग्रीगेशन करके टोटल करके लमसम कैलकुलेट करोगे तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। इट मीन्स मुझे एग्रीगेट तक जाने के लिए पहले बेस माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं एग्रीगेशन पूरी में ऐसा बोल सकते हैं भाई मोरबी की एग्रीगेट डिमांड ये है। क्लियर है, तो उससे पहले बिफोर रीचिंग टू एग्रीगेट डिमांड मुझे कहाँ पे स्टडी करना है, स्मॉल लेवल पे डिमांड, सिंपली डिमांड फाइंड करनी है। सो यहाँ पे वी कैन से दैट दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल collectively make up the aggregates. Therefore, every microeconomics problems involves macroeconomic analysis and every macro problems required microeconomics analysis. भाई क्यों लाइक हम बोले भाई क्यों स्टेट में डिमांड नहीं बढ़ रही है, अभी क्यों मार्केट में सप्लाई के साथ साथ डिमांड नहीं बढ़ रही है, क्यों मार्केट पूरा एक फिक्स हो गया है। क्लियर है, तो जब भी अगर हम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट कि भाई मार्केट एक फिक्स हो गया है, ना तो मार्केट में डिमांड है ना प्रॉपर सप्लाई हो रही है। अभी की जो सिचुएशन है मार्केट पूरा स्टैग्नेंट हो गया है, फिक्स हो गया है, ना डिमांड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन हमें एग्रीगेट के जो मैक्रो के जो प्रॉब्लम्स है वो अगर हमें सॉल्व करना है तो वी हैव टू रिक्वायर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो हमें पहले छोटे लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी और टूल्स, इट मीन्स द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर डिमांड एंड सप्लाई। एंड वाइल मैक्रो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिंपली एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, द मेन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो लेवल पे, एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्रो लेवल्स। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट। प्राइस इज डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो। प्राइस थियरी आपके सिलेबस में है माइक्रो में, तो प्राइस से ही हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों के साथ ही कनेक्शन है, बराबर है। लॉ ऑफ डिमांड आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे है प्राइस इज अ डिटर्मिनेंट। प्राइस एक ऐसा सोर्स है जिससे हम इजीली मार्केट फोर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट फोर्स इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज कर सकते हैं, विच इज प्राइस। तो प्राइस इज डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो लेवल, वाइल इनकम इज डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो। इनकम के साथ हम कंपेयर करेंगे मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इनकम. So income is determinant to solve the problem of macro, while price is determinant to solve the problem of micro level. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम और भी डिटेल में जाना चाहेंगे तो अगर माइक्रो, लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरा बिहेवियर चेक कर रहे हो कि भाई मैं कैसी बायर हूँ, व्हाट इज़ द बाइंग पैटर्न ऑफ मी, तो क्या होगा भाई, प्राइस हम क्या देखेंगे, जनरली जो इंडियन कंज्यूमर है दे आर प्राइस कॉन्शियस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इवेल्युएट डिमांड एंड सप्लाई का इवेल्यूशन हम किसके बेस पर, किसके डिटर्मिनेंट्स के साथ कर सकते हैं, विच इज प्राइस। नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्टडी। इट यूजेज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम analysis, that is it shows the effect of one factor on the study assuming other factors being equal. मेथड ऑफ स्टडी, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैंने क्या जस्ट एग्जांपल दिया, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसीलिए बिकॉज ये ये आगे जाके आपके नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का कंसेप्ट है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए कि अगर आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का कंपैरिजन कर रहे हो, इट मीन्स मार्केट में अदर थिंग्स है, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, पॉपुलेशन है, कुछ भी अदर फैक्टर्स है, सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइस एंड डिमांड का ही कंपैरिजन कर रहे हो। तो वो ये जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडी, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, वो नेक्स्ट जब भी जैसे जैसे आप चैप्टर क्लियर करते जाओगे वो वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अभी ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। इससे ये क्या है, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है, आपका सिर्फ बेस है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एंड देन वापस ये हम रिवाइज करेंगे क्लास में कि भाई व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम की क्यों बात हो रही है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी कर रहे हो विद वन फैक्टर विद द अदर, वन फैक्टर विथ वन फैक्टर, इट मीन्स प्राइस के साथ डिमांड को कंपेयर करोगे, देन अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, देर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। So it is a partial equilibrium. While macro level पे क्या है, it uses the general equilibrium analysis as interdependence among the macroeconomic variables. Like यहाँ पे हम जनरल लेवल बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं। सो टोटल इनकम मैक्रो में आ जाएगा, टोटल कंजप्शंस, टोटल सेविंग्स, वो कहाँ पे आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो ये डिफरेंस जो अभी मैं करा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में ही आपको पढ़ना है, यही से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 12th में, तो वापस 12th में वही से ये यहाँ से ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक उसमें है, और वहाँ से ही मैं स्टार्ट करवाऊँगी दैट व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, क्या क्या डिस्कस किया, क्या किया हमने अभी तक कि भाई अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, कोई इंडिविजुअल फॉर्म, कंज्यूमर, इंडस्ट्री, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम टोटल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, टोटल इंडस्ट्रीज़ या तो एज अ होल अगर हम स्टडी करेंगे, तो ये क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन,
वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, वहाँ पे आपको टोटल लम सम सारे ले लेना है टोटल करके, लिमिटेड नहीं, लिमिटेड हुआ इट मीन्स माइक्रो, वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन विच इज़ मैक्रो। थर्ड, इट इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है भाई, कितनी सारी सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी कंट्री लेवल पे देखें तो, इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वो सब। मेन इंस्ट्रूमेंट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, एंड मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है उसके, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम इनकम इज डिटर्मिनेंट एंड उसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया पार्शियल इक्विलिब्रियम। और वहाँ पे क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वाइल यहाँ पे क्या है जनरल इक्विलिब्रियम, इट मीन्स टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, ये सारे कंसेप्ट, कितनी इनकम है टोटल, हमारी नेशनल इनकम क्या है, उसमें से लोगों की सेविंग पैटर्न क्या है, कितने लोग, इट मीन्स मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो वहाँ पे हम एग्रीगेट लेवल पे सारे बिहेवियर कंज्यूमर के स्टडी करें, पूरा मार्केट, हम पूरा इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट है मैक्रो का। नेक्स्ट, इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी, और वहाँ पे इट इज़ नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। मैक्रो पे अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये क्या हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। यहाँ पे प्राइस इसीलिए कि बिकॉज प्राइस ही क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, जैसे हम माइक्रो के प्रॉब्लम्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है डिमांड एंड सप्लाई, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, सो अल्टरनेटिव नेम क्या हो गए, इट इज़ नॉन एज प्राइस थियरी। मेजर अगर हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे उसके एग्जांपल है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम बोल सकते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टर्म तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ग्रीक वर्ड कहाँ से आया, मिक्रोज विच इज स्मॉल, वाइल मैक्रोज इट मीन्स लार्ज। क्लियर है, तो आज हमने एक डिफरेंस क्लियर कर दिया विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी और एक डिफरेंस हमें करना है, क्लियर है। नेक्स्ट और एक पॉइंट हमें आज करना है, क्लियर है, जो वापस ये पिक्चर में भी आप देखो इंडिविजुअल कोई है तो वो हम हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्म की बात करेंगे विच इज़ अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, को एक पर्टिकुलर फॉर्म अगर हम डिस्कस करेंगे तो, और सामने सारे कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हम स्टडी करेंगे, तो वो हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एक पॉइंट आज हमें करना है विच इज़ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, हमारी डेफिनेशन ही थी, इकोनॉमिक्स डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। क्या थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, याद है आपको, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हो किसका, क्योंकि अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज आपने देखे, दैट एवरी वन वॉन्ट्स मैक्सिमाइज दर सेटिस्फैक्शंस, लाइक कंज्यूमर को क्या चाहिए था कि भाई मिनिमम वो स्पेंड करे, उसमें से उसको मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए कि भाई प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। इन सोसाइटी को क्या चाहिए था, सोसाइटी के लिए मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर एक्टिविटी हो। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। When we discuss the scope of economics, we need to consider whether economics is a positive science or it is a normative science. बराबर है, इकोनॉमिक क्या है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, वो हमें यहाँ से स्टडी करना है। तो फर्स्ट, अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद थिंग्स एज दे आर। डिफरेंस है इसका, उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल a positive science deal with the things as they are. This statement can be empirically verified as these are based upon fact. Okay, let's do one thing, पहले हम डिफरेंस कर लेंगे, देन आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मीनिंग है दीज आर द स्टेटमेंट विच आर वेरीफाइबल। वेरीफाइबल इट मीन्स जो स्टेटमेंट आप वेरीफाई कर सकते हो,
वेरीफाई किसके साथ आप करोगे, तो कि जो भी स्टेटमेंट आप वेरीफाई करोगे पॉजिटिव विद रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया वेरीफाइबल। कोई भी डेटा में बोलूँ कि भाई लास्ट ईयर इतने लोगों ने वोट किया, इतने लोगों ने वोटिंग की, विच इज़ वेरीफाइबल, बराबर है। इतने परसेंटेज वोट हुआ, इतने परसेंटेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो ये क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो वेरीफाइबल है। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर द स्टेटमेंट विच आर वेरीफाइबल, while normative statement it means these are statement which are not verifiable। पहले सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पॉजिटिव इट मीन्स विच आर वेरीफाइबल। आप जो भी फैक्ट एंड फिगर्स दे रहे हो और आप वेरीफाई कर लो। भाई न्यूज़ में कितनी बार आता है कि भाई 1965 में ये हुआ, देन 75 में ये हुआ, 85 में ये हुआ, पर्टिकुलर सारे फिगर के साथ ईयर वाइज फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं विच इज़ वेरीफाइबल। क्लियर है। while normative statement which these are the statement which are not verifiable। next, descriptions। this statement described what is sorry, this statement is described what is and what was under the given circumstances। what is it means what is the present situation, what will be the future situation and what was the past। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है, what is what was। सो ये हमारा वेरीफाइबल सिचुएशन, हम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को एनालिसिस कर रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट या तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा आर द एलिमेंट्स ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स, जो भी ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स होगी, लाइक से फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट। पॉवर्टी की अगर हम डिस्कस करेंगे तो पास्ट में क्या सी सिचुएशन, प्रेजेंट में क्या है एंड फ्यूचर में क्या है। सो दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक इज व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। पॉवर्टी की अगर हम बात करेंगे तो लाइक व्हाट वॉज, पास्ट में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या थी, व्हाट इज द फिगर्स, कितने परसेंटेज पोवर थे, पॉवर्टी क्या थी, व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्लियर है। सो दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो वेरीफाइबल है, दिस स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ, फैक्ट फिगर्स कैन बी वेरीफाइड। जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, जहाँ पे आप फिगर वेरीफाइड कर सकते हो। और यहाँ पे दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें तो नॉर्मेटिव एक ऐसा स्टेटमेंट है या तो ऐसा साइंस है जहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, आप अपना जजमेंट दे रहे हो, आप अपना जजमेंट दे रहे हो, आप अपना सजेशंस दे रहे हो, व्हाट ऑट टू बी है ये, बराबर। व्हाट ऑट टू बी इट मीन्स डील विद द ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। एंड दिस इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट क्या देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। सो ओपिनियन इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। से फॉर अगर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि भाई पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, विल वन डे ब्रिंग द एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेरा ओपिनियन है। ये भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, या तो से फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन से जो मतलब टैक्स इवाशन कम हो जाएगा, टैक्स इवेशन शुड बी कंट्रोल्ड। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, मेरा ओपिनियन है कि भाई ये डीमोनेटाइजेशन से क्या हो जाएगा कि भाई जो टैक्स में मार्केट की चोरी, टैक्स में मार्केट से चोरी होती थी, जो टैक्स लोग सेव करते थे, बिल प्रॉपर नहीं, बिलिंग सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। ये मेरा जजमेंट है, ओपिनियन है, ठीक है, सजेशंस है। तो यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, व्हाट ऑट टू बी इट माई डील विद द ओपिनियन, आई एम गिविंग माई जजमेंट, आई एम गिविंग माई ओपिनियन। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन टैक्स पेयर ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ओपिनियन, which is normative statement, normative science, normative economics। Next, capability of verification। These statements are capable of empirical statistical verification as these are based on the fact। पहले ही वापस वही रिपीट हो रहा है, these are the verification based on the fact। fact क्या है, like on the eve of independence poverty in India
आर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशंस, तो वो परसेंटेज पॉपुलेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ कैपेबल ऑफ इम्पेरिकल स्टैटिस्टिकल वेरिफिकेशन होगा। भाई उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन कितनी थी और पॉपुलेशन के सामने पॉवर्टी कितनी थी। से फॉर एग्जांपल 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्यूट पुअर, तो ये फिगर के साथ हुआ। एब्सोल्यूट पुअर 22% लोग एब्सोल्यूट पुअर थे। अब एब्सोल्यूट पुअर क्या है वो तो आपको पूरा डिटेल में, मतलब 12th का ये कंसेप्ट है, बट यहाँ पे आई मीन टू से कि भाई आप पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी के परसेंटेज कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ पॉजिटिव, वेरीफाइबल है ये, ठीक है ना। एंड उसके सामने ही कैपेबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें, सो दीज स्टेटमेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ एम्पेरिकल वेरिफिकेशन एज दीज आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, इट डजेंट मीन के भाई उस पर फैक्ट है, क्लियर है। आप सजेशंस दे रहे हो, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, दिस स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सी और डिबेट, ओपिनियन, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई अभी ड्यू टू कोरोना इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, मार्केट में सिचुएशन पूरा रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगी, जॉब चली जाएगी। ये अपना अपना ओपिनियन है, सजेशन है। और ये कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें हमारी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए और हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये हम सबका हमारा क्या है, हम ओपिनियन वैल्यू जजमेंट देते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियंस एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर द ट्रुथ। आप कोई फिगर के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते इन सारी डिटेल को। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया नॉर्मेटिव। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि लाइक समबडी सेज दैट पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हम देखें तो क्या है, दैट समबडी सेज दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। आप ऐसे ही थोड़ी बिलीव कर लोगे, नहीं। क्यों? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इट मीन्स यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे विद द फिगर्स। क्लियर है? तो ये हो गया पॉजिटिव। एंड लाइक समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। तो ये हो गया नॉर्मेटिव। क्लियर है कि भाई ओल्ड एज पेंशन स्टॉप कर देना चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मेटिव। आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, कोई बेस नहीं है उसका। क्लियर है। नेक्स्ट, तो फैक्ट एंड फिगर्स जो है एलिमेंट्स किसके हैं, पॉजिटिव के, जो वेरीफाई हो रहे हैं, ट्रुथ आप इवेल्युएट खुद ही कर सकते हो। वेल नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट है आर नॉट एट ऑल वेरीफाइड। नेक्स्ट है इसमें वैल्यू जजमेंट, दिस स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट। आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट। वाइल नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, दिस प्रोनाउंस ऑफ वैल्यू जजमेंट एज दीज आर द ओपिनियन एंड सजेशंस। आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट फंक्शन, positive statements study how different mechanism function to solve the economic problem. वापस पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपके पास सारी डिटेल्स है, फैक्ट्स है। हमने इकोनॉमिक्स क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज इकोनॉमी, पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर देयर अर्न एंड देयर लिविंग, बराबर है, टू अर्न देयर लिविंग. So the teachers go to school, doctors go to hospital, farmers go to their field, industrialists go to their industries. एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी वो क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द अर्निंग पर्पस. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ द पीपल, अगर यहाँ पे इकोनॉमी को स्टडी एनालाइज करने की बात आए, एनालाइज अगर हम इकोनॉमिक्स को करें, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, दैट स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ यहाँ पे आप सोल्व करोगे. वाइल नॉर्मेटिव स्टेटमेंट स्टडी वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट. और कोई ओपिनियन डिजायरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. तो जो पॉजिटिव है विच इज़ रिलेटेड विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड जो नॉर्मेटिव है वो किस पे डील करेगा, वो
जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस होगा, डिबेट होगी, सब अपना अपना सजेशंस देंगे, एंड देन व्हाट ऑट टू बी होगा एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है? तो उसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, डिबेट सब दे सकते हैं, कोई फिक्स्ड वैल्यू जजमेंट, इट मीन्स फैक्ट एंड फिगर्स पे नहीं है, वैल्यू जजमेंट पे है। गेटिंग में क्लियर हो रहा है? अब हम वापस करेंगे ये, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? अ पॉजिटिव साइंस डील विद द थिंग्स एज दे आर। दिस स्टेटमेंट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइबल। अब आपको क्लियर हुआ? बिकॉज हमने पहले डिफरेंस कर लिया, तो अब आपको इंट्रोडक्शन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज थिंग्स आर वेरीफाइबल एज दे आर बेस्ड अपॉन द फैक्ट। मैं वही पॉपुलेशन की, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से कम है या तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वॉट एवर द स्टेटमेंट इज, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हो, मेरे पास क्या है, फैक्ट है। या तो चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप उससे अपोज भी कर सकते हो, बिकॉज यू नो द फैक्ट एंड फिगर्स, आप वेरीफाई करके आप मेरा जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्लियर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दैट these are the suggestive in nature, this deal with the realistic situation. Positive economics क्या है? With deal with the realistic situation. However, don't confuse positive statement with the statement of truth. They can be verified as a true and false. आप मुझे ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हो कि भाई आप यहाँ पे रॉन्ग हो, बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट, फिगर ऐसे है, पॉपुलेशन इतनी थी, पॉवर्टी इतनी थी। क्लियर है? बिकॉज वी हैव द डेटा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी है, मतलब वुड भी हम एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट, बराबर $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर 30, विच इज़ रॉन्ग। एग्जैक्ट 30 है, वो हमारे पास पर्टिकुलर कोई बेस नहीं है, वेरीफाइबल नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर वेरीफाइबल होगा तो राइट स्टेटमेंट, ठीक है। बोथ कैन बी वेरीफाइड, देयरफॉर एनी स्टेटमेंट विच इज केपेबल ऑफ एम्पिरिकल, जिसका स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, जो वेरीफाइबल होगा, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। दिस जनरली रिलेट टू what was and अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। मैं बोलूँ भाई $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज़, कोई बेस नहीं है, उसके साथ क्या करेंगे हम, फैक्ट एंड फिगर के साथ कंपेयर करेंगे, देन एक्चुअली व्हाट इज द ट्रू एंड व्हाट इज द फॉल्स हम निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज normative science, normative statement, normative economic analysis. These statement tell us what ought to be, it means your opinion. This tell how economic problem should be solved. आप अपना अपना जजमेंट दे रहे हो। मैं बोलूँ कि भाई हम प्राइस कम कर दें, हमारी प्रोडक्ट कोई लाइक हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट पे ही डिपेंड है, डोमेस्टिक को ज़्यादा फोकस करें। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, जो भी चाइना का ये अपोज हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, सब अपना अपना ओपिनियन सजेशंस दे रहे हैं कि भाई हम हमारी कंट्री को ही बूस्टअप करें, हम लोकल प्रोडक्ट को ही वोकल बनाए। तो ये क्या है सारी स्टेटमेंट? These are the deal with the idealistic situation and this statement cannot be empirically verified बिल्कुल भी नहीं है, and these are the suggestion in nature. This pronounce value judgment and this state whether the different mechanism to solve the economic problems are desirable or not. तो यही हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा, डिफरेंस ही आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन में वही है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज बेटर देन पॉवर्टी, ये क्या है आपका सजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज बेटर देन पॉवर्टी एंड रिच पर्सन शुड बी टेक्स्ड मोर, ये हमारी बिलीफ है, हमारा ओपिनियन है, सजेशन, जजमेंट है कि भाई हायर जो रिच पर्सन है वही हाई टैक्स पे करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? नहीं है और है, विच इज आर ओपिनियन। तो आपको क्या करना है, दोनों डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, वापस इंडिविजुअल स्टडी करोगे विच इज़ माइक्रो, स्टडी एज अ होल विच इज़ मैक्रो, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो, वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मैक्रो। डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो माइक्रो, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो वो क्या हो गया, मैक्रो। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाइल मैक्रो में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इनकम, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे प्राइस इज डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और वाइल मैक्रो में इनकम इज डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इट इज़ नॉन एज प्राइस थ्योरी, उसको प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, और मैक्रो को हम इनकम थियरी एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम है, वाइल जनरल अगर हम कुछ भी बात करेंगे, जनरल टोटल इनकम, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, वो सब कहाँ पे आएगा,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? मैक्रोज से ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है विच इज स्मॉल, और वहाँ पे मैक्रोज इट मीन्स लार्ज। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। और साथ में आपको याद रखना है ये दूसरा डिफरेंस विच इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट जो वेरीफाइबल है, जो आप व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी आप बोल सकते हो विद द फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप वेरीफाइड कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और नॉर्मेटिव इट मीन्स व्हाट ऑट टू बी, इट मीन्स आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपना जजमेंट दे रहे हो विच इज़ नॉट वेरीफाइबल। सजेशंस, जजमेंट, ये सब कहाँ पे आएगा? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज बेटर देन पॉवर्टी, या तो रिच पर्सन शुड बी टेक्स मोर। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हो गया सारे कंसेप्ट। माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यही कंसेप्ट आपको 12th में भी काम आएगा। क्लियर है? सो एंड दूसरा डिफरेंस भी हो गया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ओके, थैंक यू।